हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज विवेक। आपको पता है मैं कौन? मेरे पास ये टीवीएस अपाचे RTR 160 1.5 साल से है। एंड स्पेशली अगर आपको ये RTR 160 लेनी है तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और देखो इस सेगमेंट में मतलब दुनिया भर की बाइक्स है ना। N160 ले लो, हॉर्नेट 160 ले लो, हीरो की 160 एक्सट्रीम आती है। सो बाइक्स का इसमें मतलब जमावड़ा लगा हुआ है इस वाले सेगमेंट में। बट क्यों फिर भी आप इस बाइक को ले, क्योंकि देखो यार मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल बनता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ इस चीज़ को लेने के लिए। एंड मैंने ये बाइक क्यों ली, सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बाइक ये चला कितनी दी है। 14,968 किलोमीटर। तो ये एक्जैक्टली मैं बना रहा था, मतलब 15,000 किलोमीटर इसका भी होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा एक ऑनरशिप रिव्यू बनाया जाए, ताकि फ्यूचर बायर्स है ना इस बाइक के, उनको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं एंड क्यों ये बाइक बेस्ट है अपने सेगमेंट के। ऑल्दो ये बाइक अब डिसकंटिन्यू होने वाली है। तो देखो जितने भी अपने यहाँ पर टू व्हील लवर्स है ना, उनके लिए थोड़ी सी देखो सैड बात है। बट यार देखो टाइम अभी है, लिमिटेड टाइम के लिए बाइक है, वो अभी वो इंडियन मार्केट के अंदर है। तो जल्दी से जाके इसको ले लो। एंड इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं इंजन। कोई भी बाइक या कोई मशीन होती है ना, उसकी जो सबसे बड़ी USP होती है वो उसका इंजन होता है। देखो इसमें आपको पता है कौन सा इंजन मिलता है ना, 159.6 सीसी के अराउंड है इसका। और जो उसके पावर फिगर्स है ना वो भी इसकी अच्छी खासी है। बट यार देखो जो रियल लाइफ यूजेज होता है ना, उसमें आपको ना कुछ चीजें पता चल जाती है बाइक के बारे में। और अभी ना देखो मैं इस बाइक को आराम से लगभग 70 किलोमीटर चला के लाऊं लगातार। मैंने इसको लगातार चलाया 70 किलोमीटर। मैं अभी ग्रेटर नोएडा के अंदर हूँ। एंड देखो मैं आपको इसकी एक बार आवाज सुनाता हूँ। क्या आपने कुछ नोटिस करा इसके अंदर हल्की सी खच 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 कुछ इस तरह की इसमें नॉइज़ बन गई है। एंड ये नॉइज़ से ना मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ यार, कि जब बाइक को मैं बहुत देर से चलाता हूँ ना तो ये आवाज़ आती है। मैंने इसके बारे में पता किया, उसने बताया कि जो इंजन ऑयल होता है ना वो हाई टेम्परेचर पे जाकर थोड़ा सा मतलब उसकी थिकनेस कम हो जाती है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो उस वजह से ये वाली आवाज़ आती है, मतलब जो टैपेट्स वगैरह होती है ना उसकी आवाज़ आती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर मोट्यूल का 10W40 जो कि फुली सिंथेटिक हाई सिंथेटिक ऑयल होता है, जो कि आम इंजन ऑयल से थोड़ा ज़्यादा थिक होता है। मैंने इसके अंदर वाला ऑयल डलवाया हुआ है। बट स्टिल ये जो बाइक है ना, लगभग अगर आप इसको 30 किलोमीटर भी लगातार चला लोगे ना, ये बाइक के अंदर ना ये आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, जो कि देखो आपको अनॉय ज़रूर करेगी। यार देखो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट यार देखो मैं ना कुछ होंडा की बाइक चलाई है ऐसे जो इस तरह की आवाज़ नहीं करती। एंड ट्रस्ट में यार ये आवाज़ ना आपको परेशान करेगी। ऑल्दो अगर आप एक छोटी बाइक से आ रहे हैं, अगर आप स्प्लेंडर वगैरह से आ रहे हैं तो आपको इतना ही परेशान नहीं करेगी। बट अगर आपने इस सेगमेंट के अंदर अच्छी बाइक चला ली तो आपको देखो इसकी आवाज़ परेशान करना शुरू कर देगी, ठीक है। सो देखो इंजन वाइज बाइक अच्छी है, बट देखो थोड़ा सा देखो खच खच वाली जो नॉइज़ होती है ना वो इसके अंदर आती है, ठीक है। अब देखो उसको कंपनसेट करने के लिए ना कंपनी ने क्या किया, इसका जो एग्जॉस्ट है ना वो बहुत अच्छा दिया है। बात करते हैं सेकंड चीज़ के बारे में, वो भी इंजन से रिलेटेड है, जो कि एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ है। देखो वो चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। वो पता है क्या है, आपको यहाँ पर एक गैसकेट दिख रही है, ये ग्रीन कलर की। ये गैसकेट आपको इसमें इसलिए दिख रही है बिकॉज जो इसका क्लच है ना वो खुला था एक बार। हाँ यार एक बार ना पता नहीं क्या हुआ, ये जो क्लच है ना अपना ये बिल्कुल मतलब लॉक हो गया था, यानी कि प्रेस नहीं हो रहा था, एंगेज रह गया, ये डिसएंगेज नहीं हो पाया। मैं बिल्कुल क्लच को एकदम प्रेस कर रहा हूँ, बट फिर भी जो ये वायर है ना ये बिल्कुल मतलब ये लीवर खींचा नहीं। तो उससे क्या हुआ, बाइक मेरी बिल्कुल रोड के बीच में खड़ी हो गई थी। सो इसको बड़ी मुश्किल से मैं न्यूट्रल करा, इसको खींच कर मैं मैकेनिक के पास ले गया। तो उसने क्या किया, इस वाले कवर को खोला, कवर खोल के इसका सारा ऑयल निकल गया। एंड देन अंदर एक छोटा सा नट था जो कि लूज था, जो कि TVS की तरफ से लूज था। उन्होंने बताया कि ये TVS मतलब कंपनी से लूज है, तो उन्होंने इसको टाइट कर दिया। एंड तब से इसमें सॉल्यूशन इसका हो चुका है। बट स्टिल यार जो ये मेरी वायर है ना, ये यहाँ पर देखो थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा पिंच करके इसको भी फंसा रखा है। बट ये मेरे को पता है ये इतना लंबा इसका सॉल्यूशन नहीं है, मेरे को इसको चेंज कराना पड़ेगा। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये, देखो ऑब्वियसली यार इन बाइक से मिलता ही है। अब इसका मैं क्या बताऊँ आपको। बाकी देखो ये सब ने इंजन से रिलेटेड चीज़ है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार। ये सामने ट्रक पलटा हुआ है क्या, आपको वहाँ पर ट्रक दिख रहा है? चलो एनीवे, सो देखो मैं कह रहा था देखो इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी बाइक के अंदर, वो ना पूरा ओनरशिप जो एक्सपीरियंस होता है ना वो ख़राब कर देती है। और देखो यार ये नहीं है सिर्फ कि इसके अंदर सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही हैं, इसमें पॉजिटिव चीज़ें मतलब बहुत सारी है। ये बाइक मेरे को स्टिल बहुत ज़्यादा पसंद है। कि लुक्स तो देखो है ही, बट जो हाईवे की जो इसकी परफॉर्मेंस वगैरह है, मैं इसको अभी आराम से 80-90 पे क्रूज करके लाया हूँ हाईवे पे, बहुत स्टेबल होकर चलती है। बस एक इशू बताया मैंने आपको, इंजन से अनवांटेड खच खच वाली हिसिंग साउंड आती है ना, वो थोड़ा सा इशू करती है। एंड जो कभी कभी भी ये बिल्कुल अनयूजुअल केस है, ये बिल्कुल हमेशा नहीं होता, वो है इसका फ्रंट का ABS। फ्रंट का जो इसका ABS है ना, कभी कभी मतलब काफ़ी ही अजीब सा बिहेव करता है, जैसे कि कभी लग रहा है कभी छोड़ रहा है। देखो ऑल्दो ABS ऐसे काम करता है कि वो छोड़ता लगता है, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द रोड उसके हिसाब से इसको ना ट्यून अच्छा करना चाहिए था। ट्यूनिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है। ABS की वजह से ना इसमें कभी कभी यहाँ पर इंजन चेकलाइट आ जाती है। अभी नहीं आ रही, देखो सुबह आ रही थी, देखता हूँ मैं।
देखो अभी आ रही, दिख रहा है आपको? ये इंजन चेक लाइट है, मैंने इसको चेक कराया था, मतलब कंपनी में नहीं, मैंने एक लोकल मैकेनिक पे चेक कराया था इसको। 250 रुपीज़ दिए एक मैकेनिक को, एंड इस पर OBD स्कैनर लगा के इसको चेक कराया, तो उसने बताया कि जो इसका ABS सेंसर है ना उसमें मेल फंक्शन है। तो फिर मैंने कंपनी में जाके इसके बारे में पता किया, तो उन्होंने बोला कि इसका जो ABS सेंसर है पता है कितने रुपये का है? 6,500 रुपये का, 6500 रुपीज़ प्लस GST, इतने का इसका जो ABS सेंसर है ना वो है। सो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी काम चला लेते हैं। ऑल्दो ये सेफ़ नहीं है, बट मैं इसको ज़रूर चेंज कराऊंगा जितने मेरे को टाइम मिलेगा। बट देखो पार्ट्स की क्वालिटी में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा है, ठीक है। मैंने बिल्कुल सेम बात बोली थी जब मैंने टाटा टियागो का, जो मेरी टाटा टियागो है उसका मैंने जब ओनरशिप रिव्यू बनाया था ना, उसमें मैंने बिल्कुल सेम बात बोली थी कि यार देखो पार्ट की क्वालिटी ना इतनी ज़्यादा टॉप नॉच इनकी नहीं होती यार, पता नहीं ऐसा क्यों है यार, ये लोग नहीं कर पाते अपनी जो ये पार्ट्स वगैरह दे रहे हैं उनकी क्वालिटी, ये जो इंडियन ब्रांड्स है ना ये हमेशा छोड़ देते हैं, ठीक है। और मेरा एक फ्रेंड है वो बाइक ले रहा था, तो उसने कहा भाई मेरे को N160 लेनी है या अपाची कह रहा था लेने के लिए। बट यार देखो मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, बट मैंने ना उसको सिंपली होंडा रिकमेंड कर दी, जो कि देखो मैं आपको भी करता हूँ। मैं मैक्सिमम जो मेरे जो कमेंट्स वगैरह आते हैं ना, मैं उसमें सबको होंडा रिकमेंड कर देता हूँ। और देखो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उसमें इंजन से रिलेटेड या कोई मतलब एसेंशियल चीज़ों से रिलेटेड ना इश्यूज़ नहीं आते उसके अंदर। ये होंडा या किसी भी जैसे सुजुकी वगैरह जितने भी जापानीज़ ब्रांड है ना, चाहे वो कार्स में ले लो आप, चाहे वो बाइक्स में ले लो, उनमें ऐसी दिक्कतें कभी नहीं आती। बट ये इंडियन ब्रांड्स हैं ना जो हमारी, अभी भी देखो ग्रो कर रहे हैं और इनको टाइम लगेगा ग्रो करने में, इसलिए मैं थोड़ा कहता हूँ कि अभी इनको अवॉइड करो, ये ना बहुत बेसिक चीज़ें छोड़ देते हैं। और हाँ एक अपडेट और, इस बाइक का जो देखो अब जो नया वाला वर्जन आ रहा है, मतलब 2V में ही, उसमें क्या कर रहे हैं वो लोग ना रियर में भी ABS दे रहे हैं। अब देखो मैं आपको देखो एक देखो बड़े भाई की तरह आपको सजेशन दे रहा हूँ कि रियर वाला ABS चूज़ मत करना, बिकॉज पता है क्या, इसका जो फ्रंट ABS है ना वही मतलब इतना अजीबोगरीब काम करता है। अगर इसमें रियर में ABS आ गया ना, ये बाइक आपके जो ऐसे जो सरफेस होते हैं, जैसे आज बारिश हुई है अच्छी खासी, ऐसे सरफेस पे ना आपकी बाइक रुकने वाली नहीं है बिल्कुल भी, रियर के ABS अगर उसमें होगा तो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दे लेना यार। सो देखो ये है आपके देखो 5,000 बच जाएंगे अगर आपको ऐसा कोई वेरिएंट मिल रहा है जिसके अंदर ABS नहीं है। सो प्लीज़ ऑप्ट फॉर दैट वेरिएंट ओनली। बाकी एक बार बात करते हैं सीट कंफर्ट के बारे में। कैमरा गंदा हो गया। देखो इस बाइक को ना मैं अभी राइड कर रहा हूँ लगभग 120 किलोमीटर इसको मैं लगातार चला रहा हूँ। एंड देखो पता क्या हुआ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इस बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है ना हल्का सा एग्रेसिव है। अगर आप, क्योंकि इसमें नेचुरली क्या करते हैं ना, हम आगे को लीन होकर बैठते हैं। एंड अगर आपके पास कोई इस तरह का भारी बैकपैक है जिसके अंदर एक लैपटॉप रखा हुआ है, तो क्या होगा ना, अगर आपने लैपटॉप बैग अपना पीछे बांध रखा है ना, तो क्या होगा कि आपका बैग आपको पीछे की तरफ धकेलेगा, एंड जो आपका सीटिंग पोजीशन है वो आपको आगे की तरफ धकेलेगा। तो क्या होगा कि आपका ना हमेशा ही इन शोल्डर्स पे ना हमेशा स्ट्रेन रहेगा। सो देखो ये इसमें एक इशू है, जो इसका सीटिंग पोजीशन है ना थोड़ी सी देखो एग्रेसिव है ना, एग्रेसिव होने की वजह से ना थोड़ा सा देखो अनकंफर्टेबल वो पोस्चर बन जाता है। उसका क्या सोल्यूशन है कि या तो अपने आप बैग को ना आगे की तरफ कर लो जैसे मैं करता हूँ, या आप क्या करें कुछ इस तरह का जुगाड़ आप कर सकते हैं कि नीचे से बांध लो। ये मैं देखो मैंने ऐसे ही कर रखा है। वैसे मैं इसको यूजुअली करता नहीं हूँ क्योंकि शूट करते हुए बैग टांगना पड़ता है तो थोड़ा इशू होता है। तो देखो ऐसे कुछ इसमें इश्यूज़ हैं जो कि देखो आपको एक ओनरशिप जो बंदा किसी बाइक को लंबे टाइम से ऑन कर रहा है तभी बता पाएगा आपको, ठीक है। सो देखो ये इसमें इश्यूज़ कुछ ऐसे हैं जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो है देखो बाइक की आप हालत देख रहे हो अभी। देखो कंपनी से ना इसका यहाँ पर छोटा मडगार्ड आता है। अगर आप देखो बड़ा आप ले सकते हैं मडगार्ड, बस उससे ना जो लुक है ना वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट मैंने उसको ऑप्ट नहीं करा। तो देखो क्या हुआ, बाइक पूरी गंदी हो गई। बट सिर्फ बाइक ही गंदी होती है, राइडर गंदा नहीं होता बिल्कुल भी। ये मैंने बिल्कुल अच्छे टेस्ट कर लिया। मैंने इसको एकदम थोड़ी सी हाई स्पीड में इसको पानी में से निकाला था, बट फिर भी पीछे मेरी बैक पे ना मेरे को मतलब स्प्लैशेस नहीं मिले, ठीक है। बस बाइक ही गंदी होती है, हम गंदे नहीं होते। ये मेरे को इसकी अच्छी लगी बात, क्योंकि इन्होंने इसकी लुक्स को भी मेंटेन करा, साथ में जो प्रैक्टिकलिटी है ना उसको भी यहाँ पे इन्होंने अच्छे से मेंटेन कर दिया। बाकी हेडलाइट की परफॉर्मेंस इसकी अब अच्छी नहीं है, पहले अच्छी थी इंश्योरेंस क्लेम से पहले। वो एक बहुत बड़ा इशू है, जाके देख लो इस वाली वीडियो में, आप सब समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो इस बाइक का प्राइस अब घट चुका है, 1.55 लाख रुपीज़ की मैंने ली थी ये ऑन रोड दिल्ली 1 साल पहले। 2024 के मैंने ये नवंबर में ली थी, तो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। इसका प्राइस अब कम हो चुका है, मैंने शोरूम में देखा था एक बार। और इस बाइक को ले सकते हैं, बट इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ये वाली वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ना हर चीज़ की नॉलेज रहे कि आपको किस हिसाब से ना चीज़ों को लेकर चलना है। एंड अगर आपको TVS अपाचे RTR ये 2V ही लेनी है तभी ये वीडियो देखना। मेरे को ना कुछ लोगों के कमेंट आए थे कमेंट सेक्शन में कि क्या यार E20 जो फ्यूल है क्या उससे कुछ इफेक्ट पड़ा है क्या। ऑल्दो ये मेरी बाइक E20 कंप्लाइंट है, बट स्टिल यार मैंने ना देखो कुछ नोटिस करा है। इस बाइक का जो एवरेज है ना, मैंने इसका एक बहुत अच्छे से एवरेज टेस्ट किया था। आप इस वाली वीडियो में जाकर देख लेना। उसमें ना इसने मेरे को काफ़ी अच्छा एवरेज दिया था, यानी कि 50+ एवरेज दिया था। बट अभी ना कुछ दिन पहले मैंने इसका ना टैंक टू टैंक मेथड से एवरेज टेस्ट करा। इसने मेरे को पता है कितना दिया,
सिर्फ 38 किलोमीटर पर लीटर का। अब पता नहीं ऐसा क्यों यार, क्योंकि ये तो है नहीं कि इस बाइक को थोड़ा सा अलग चलाया गया, ऐसे नहीं है। अब या तो देखो इंजन पुराना हो गया, वैसे 1.5 साल में इतना पुराना तो होता नहीं है, बट स्टिल यार मेरे को सिर्फ 38 का एवरेज मिला है इसके अंदर। तो देखो एवरेज में इसमें मतलब ड्रॉप आया अच्छा खासा। एंड आई थिंक यार वो E20 फ्यूल की वजह से है, बट मैं उसका भी कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं है। कंपनी में मैं जाना चाहता नहीं, बिकॉज वो लोग कुछ भी बोलते हैं, फालतू की बातें करते हैं कि सर ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, बट टेक्निकल बात कोई नहीं करता वहाँ पर। एंड एक चीज़ और, मैंने ना इसकी हल्की सी परफॉर्मेंस में भी हल्का सा लैग देखा है। पहले बाइक ना मेरी 0 to 60 4 समथिंग सेकंड में जाती थी, अब ये बाइक आराम से 5 सेकंड ले रही है 0 to 60 जाने में। तो देखो थोड़ा सा देखो परफॉर्मेंस में इशू है। अब पता नहीं यार वो पेट्रोल की वजह से है या बाइक ही पुरानी हो चुकी है, ये है क्या इशू इसके अंदर, बट आई डोंट नो। अब पता नहीं क्या है, ये आप बताना अगर आपको किसी को आइडिया हो ना, तो जब भी मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। बाकी देखो क्या बोलते हैं इसको कि हैंडलिंग बहुत सारे बाइक की, क्योंकि बाइक काफ़ी कॉम्पैक्ट है ना, साथ में जो इसमें यहाँ पर क्लिप ऑन मिलते हैं ना, इससे जो इसकी हैंडलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। तो आपको आराम से ना जो मनूवर करना पड़ता है ना बाइक को, वो आप इसको बड़े ईजिली कर लेंगे, उसकी कोई इशू नहीं है। टायर की ग्रिप बहुत अच्छी है सिर्फ टॉप मॉडल में, ठीक है, क्योंकि इसका जो लोअर वेरियंट है ना उसमें आपको पीछे 110 mm का टायर मिलता है, बट इसके अंदर आपको यहाँ पर 120 mm का टायर मिलता है, ठीक है। सो देखो इसका ध्यान रखना, 120 mm का टायर पे तो अच्छा लगता है देखने में, साथ में जो इसकी ग्रिप है ना वो भी काफी अच्छी है। मतलब कभी बाइक एकदम से अगर मैं लॉन्च कर दूं तो बाइक आराम से विली पॉप कर देती है, बट जो पीछे का टायर है ना कभी स्किड नहीं करता। इस तरह के जो रोड है ना, यहाँ पर भी जो बाइक है ना एकदम मस्त मतलब चिपक के चलती है। तो देखो टायर्स तो इस बाइक के अच्छे हैं, ऑब्वियसली दोनों टीवीएस टायर्स हैं, इनके अपने ब्रांड के हैं, कोई बाहर की चीज नहीं है, बट अच्छा है, ठीक है। बाकी और क्या रह गया, बाकी हाँ मिरर्स हैं, इसके मिरर्स के बारे में लोग बोलते हैं काफी कि इनको हटा दो, बट मैं बोलूंगा यार देखो अपाची के अंदर ना मेन इशू यही है कि इसके ना जो क्लिप ऑन है ना काफी नीचे की तरफ को है। तो क्या होता है ना कि आपको पीछे का मतलब ढंग से दिखता नहीं, बिकॉज आप ना हमेशा लीन होके बैठते हैं। तो आप अगर देखो आप ऐसे बैठे हैं तो आपको ना अगर पीछे देना तो आपको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट लगाना पड़ता है। ये ना काफ़ी प्रैक्टिकल बात है, आप कभी अपने आप ट्राई करके देखना, आप जब समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सो मिरर्स इसमें काफ़ी अच्छे काम करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े मिरर है, एंड आपको देखो ज़्यादा इशू नहीं होता पीछे देखने में। एंड ऑल्सो अगर आप एक बार इनकी आदत लग गई ना तो आप इनके बिना बाइक नहीं चला पाओगे। कई बार जब अपना टेस्टेड बाइक लेता हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, तो कई बार उनमें ORVM नहीं होता है, तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये देखो आदत की बात है, वैसे मेरे को तो आदत इसकी पड़ चुकी है, एंड मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है इनको मिरर्स को यूज़ करने में। एक बात और कर लेते हैं, एक बार पेंट क्वालिटी के बारे में। देखो मैं उसके ऊपर इतना कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने इसके ऊपर लैमिनेशन करा रखी है, मैंने इसकी अभी लैमिनेशन चेंज भी कराई थी जो कि दोबारा ख़राब हो चुकी है, तो मेरे को उसको दोबारा चेंज कराना पड़ेगा। बट यार देखो जो पेंट की क्वालिटी वो अच्छी है, बट थोड़ा सा देखो डल तो हो जाता है ना पेंट, क्योंकि देखो कुछ जगह पे ना इसमें मैंने PPF या जो लैमिनेशन है वो नहीं कराई। एंड हाँ यार वो लैमिनेशन है, वो PPF नहीं है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बहुत बार उसको ना PPF बोला है, बट वो PPF नहीं है भाई, वो लैमिनेशन है। मेरी गलती मैं मानता हूँ, पार्ट मी फॉर दैट भाई। अब देखो जो ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट पे ना इसमें यहाँ पर लैमिनेशन नहीं हुई थी, तो देखो हल्का से देखो पेंट फेड हो चुका है। क्या रहा क्या, एक चीज़ मेरे को याद आई अभी, मैंने अभी इसकी टायर शॉप पे गया था एक बार पूछने की क्या इसमें थोड़ा सा ओल्ड वाइट टायर लग सकता है क्या। इसमें भी 120 आता है, मैंने 130 की बात करी थी, तो कह रहा है कि इसमें बस 130 सेक्शन का ही टायर लग सकता है, उससे ओपन नहीं लग सकता। बिकॉज पता है क्या है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ रीज़न। आपके यहाँ पर ये जगह दिख रही है, यार चेन और टायर के बीच में ना बस इतना सा गैप है, मतलब बिल्कुल मामूली से, लगभग क्या बोलेंगे, लगभग आराम से 10 या 15 mm का ही गैप है, ठीक है। सो इसमें आपको ना 130 mm से ऊपर का टायर अगर आप लगाओगे तो देखो उसमें ना आपको या तो इसकी जो चेन स्प्रोकेट है ना उसको चेंज करना पड़ेगा, या आपको जो स्विंग आर्म है ना वो भी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो ये इसमें इशू है, बट मैं बोलूँगा यार देखो स्वीट स्पॉट ना इस बाइक का 120 mm ही है, जो कि ना इसकी लुक को भी मेंटेन रखता है, साथ में इसका जो ग्रिप लेवल्स है ना उसको भी मेंटेन रखता है, तो ये काफ़ी सही है। पीछे की तरफ 120 है, हाँ आगे की तरफ इसमें आपको वाइड लगाना पड़ेगा, जो कि मैं लगाऊंगा जब ये घिस जाएगा ना। अभी 90 mm इसमें इसके अंदर यहाँ पर 100 सेक्शन का लगाऊंगा, थोड़ी सी देखो ज़्यादा फ्रंट की जो ग्रिप है ना वो थोड़ी और इंप्रूव हो जाए, क्योंकि देखो आगे का ABS इसका वैसे इतना अच्छा नहीं है। तो चलो यार ये रखते हैं इस वीडियो के अंदर। एंड यार देखो ट्राई करना कि थोड़ा सा ना वाइज डिसीजन लेना। मैं भी बोल रहा हूँ अगर आपका बजट 1.7 लाख तक का है ना, तो आप ये इंडियन ब्रांड्स को अवॉइड ही करो, ठीक है। मैं बजट एक बार हटा दो, बट फिर भी देखो यार इंडियन ब्रांड्स को अवॉइड ही करो, ठीक है। देखो कास्ट 24 से कॉल आ रहा है, क्योंकि मैंने अपनी जो टियागो है ना वो सेल के लिए लगा रखी है। रैप अप करते हैं वीडियो को, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को हाइप कर देना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपको पता ही है, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, पक्का रिप्लाई करूँगा। ओके बाय।